सन 1919 का भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने एक वैधानिक आयोग की स्थापना की थी। उस वैधानिक आयोग को साइमन कमीशन के नाम से जाना जा रहा है। ब्रिटिश सरकार से सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय साइमन आयोग भारत में आया था और संविधान के बारे में चर्चा के लिए। उसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया था। इस वैधानिक आयोग ने साइमन कमीशन आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस रिपोर्ट के आधार पर जो सिफारिश प्रस्तुत की उसे श्वेत पत्र कहते हैं और ये ब्रिटेन की संयुक्त पर्वत समिति के समक्ष पेश किया गया था। उसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे। इस प्रकार 3 गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय नेताओं ने हिस्सा लिया था और उन्हीं की सिफारिश के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में भेजा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी। इसका पहला कार्य था अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची केंद्र के पास विषय रहेंगे, यानी गवर्नर के पास रहेंगे, वायसराय के पास रहेंगे, और राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकता था और समवर्ती सूची पर राज्य और वायसराय दोनों कानून बना सकते थे। और अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो वायसराय के पास में थी, लेकिन ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त। 1919 के अधिनियम में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में प्रांतों में सूचियों को बांट दिया गया था, लेकिन इस व्यवस्था को प्रांतों में तो समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में प्रांतीय जो व्यवस्था है वैसी की वैसी केंद्र में लागू कर दी, यानी हस्तांतरित और आरक्षित व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी। इस प्रकार प्रांतों में जब द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हुई तो प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हो गया। क्योंकि इस प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ होने का मतलब है अब गवर्नर विधान परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य कर सकता था। पहले गवर्नर कुछ विषयों पर खुद शासन कर सकता था, लेकिन अब विधान परिषद की जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य है। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना शुरू हो गई थी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ, यही व्यवस्था प्रांतों वाली अब केंद्र में लागू कर दी गई थी। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, जो 11 राज्य ब्रिटिश थे उनमें 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। इसके अलावा हम बात करें तो दलित जातियों, महिलाओं व मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था, यानी सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया गया था। भारत परिषद को समाप्त। भारत परिषद 1858 के अधिनियम के तहत भारत परिषद की स्थापना हुई थी और भारत सचिव को इसका प्रमुख बनाया गया था, लेकिन भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया क्योंकि भारत सचिव को इंग्लैंड में सलाहकारों की टीम मिल गई थी। मताधिकार का विस्तार करके 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस प्रकार अब 10% जो लोग हैं वो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको चुन सकते थे, उनको वोट कर सकते थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, इसमें रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम में। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना और प्रांतीय सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग पूरे केंद्र के लिए, जबकि प्रांतीय सेवा आयोग राज्य के लिए, और एक या एक से अधिक राज्य के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, यानी एक से ज्यादा अगर राज्य हैं तो उनको मिलाकर संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना किए जाने का प्रावधान 1919 के अधिनियम था। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से इस अधिनियम के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ये अधिनियम 1919 के वैधानिक आयोग की सिफारिश के बाद में साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन निर्धारित समय से पूर्व में ही 2 साल पहले भारत आ गया था, क्योंकि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी थी और वो चाहती थी आगे वाले चुनाव में अपना फायदा, क्योंकि कंजर्वेटिव जो पार्टी है
वो लिबर्टी पार्टी जब आएगी तो वो भारत में अधिक सुधार कर सकती थी। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने साइमन कमीशन 2 वर्ष पूर्व भी भेज दिया था भारत में। उसके सभी सदस्य, मैंने बताया था कि वो अंग्रेज थे और सभी दलों ने भारत में इसका विरोध किया था। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। उस समय उनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील साबित होगी, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। तो ये बात उस समय की है। उस समय ही गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का समय था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। इसमें उद्घाटनकर्ता थे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, लेकिन इस सम्मेलन में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग और उदारवादी नेताओं ने भाग लिया था। B.R. अम्बेडकर ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था और इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस प्रकार से प्रथम गोलमेज सम्मेलन की ये बातें हुई है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया जबकि द्वितीय में भाग लिया था। क्या कारण था इसका कारण था कि महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांगे मानने के लिए ब्रिटेन सरकार को कहा था, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने उनकी मांगों को माना नहीं था। इसलिए उन्होंने दांडी मार्च किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटेन में भारत में शराब की दुकानों के आगे धरना देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, कपड़ों को जलाना और सर्विस में भाग नहीं लेना, सिविल सेवा में भाग नहीं लेना, विश्वविद्यालय महाविद्यालय इनमें भाग नहीं लेना, भू राजस्व कर और अन्य प्रकार के जो कर है, राजस्व है, उनको चुकाना नहीं। इस प्रकार से इन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जो बताए थे नियम, लेकिन 11 सूत्री मांगे नहीं मानी थी। 11 सूत्री मांगे जब मान ली गई थी तब महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये सम्मेलन असफल रहा था क्योंकि वहां पर सहमति नहीं बन पाई थी। भारत आकर महात्मा गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को कहा था कि ये देशद्रोही फकीर है, मतलब महात्मा गांधी देशद्रोही फकीर है। ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट खुद अपने खर्च से उठा करके इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इस प्रकार से सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ा जाना आवश्यक है। धन्यवाद।